हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को उड़ी एकेडमी में वेलकम है, स्वागत है। और आपको बता दूं कि ये मैं टेस्ट लेके आया हूं आपके लिए, पर डे लेके आता हूं। और इस तरह के टेस्ट देने से आपको फायदा क्या क्या होगा। आप जहां भी मैथमेटिक्स होगा, जनरल कंपटीशन में जहां मैथ पूछे जाएंगे, वहां मैथ छूटने वाला नहीं है। ऐसे तो मैं एसएससी का ये क्वेश्चन सेट चल रहा, आप अगर इसको कर लेते हैं तो कोई भी जनरल कंपटीशन का एग्जाम देते हैं तो उससे ये कवर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे खड़ाक से। साथ में बेल भी दबा लें। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आपके स्क्रीन पे देखिए। कहा कि 1812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसा बोला उसने। देखिए हम लोग कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपका ये 7 और ये 11 और एक है आपका 14, राइट। यहां से 14 हो गया। सबका एलसीएम निकालेंगे तो 7 और 14 का तो 14 ही हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम जो होगा 14 और 11 का मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो 154, राइट। पहुंचना मुझे कहाँ है, संख्या क्या बोला, 1812। ये 1812 में से घटाने के लिए बोला, इसमें से। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ये 154 को मल्टीप्लाइड करेंगे, 1812 पे पहुंचेंगे। 1812 पे पहुंचने के लिए 154 में कितना से मल्टीप्लाइड करेंगे, यहां से देखिए मैं बताता हूं, यहां से। तो आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 से डिवाइड कीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 12 चौका कितना होगा, 48 बचा 4, और 12 पंचे 60 और 4 64 बचा 6, और 12 6 18। अब नया एलसीएम आपका ये हो गया। अब उसने कहा 1248 बना लिया। अब उसने कहा कि इसमें छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए। अगर मान लिया जाए ये वाली जो संख्या है, अगर 1848 हो जाता तब तो ये सबसे कट जाता, क्योंकि ये तो मेरा एलसीएम है। बोला इसमें क्या जोड़ी जाए, तो इस दोनों का जो अंतर होगा वही जोड़ी जाए। तो जोड़ने वाली संख्या का जो होगा, एडिंग नंबर जिसको बोलते हैं, वो क्या होगा, यहां से सीखिए। यानी 8 में से 2 गया यानी 6, 4 में से 1 गया 3, और 8 1 कैंसिल हो गया, यानी 36 जोड़ देंगे। पहली वाली संख्या में 36 जोड़ देंगे तो ये 1848 हो जाएगा। ये तो एलसीएम है, एलसीएम दी गई संख्या से विभाजित होता है। यही बोला क्या जोड़ी जाए, तो 36। 36 आया कैसे, तो सबसे पहले तो ये 7, 11, 14 का हमने एलसीएम निकाल लिया 154। ये तो बहुत छोटी थी, तो इसको मैंने एलसीएम में 1 से गुना करेंगे तो भी, 2 से गुना करेंगे तो भी, 3 से करेंगे तो भी। तो देखा कि मैंने 1812 पहुंचने पर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 से। 12 से किया तो 1848 आया। ओ यानी 1812 है और एलसीएम आता है 1848। अगर उसमें 1848 पहुंचाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 1848 में से 1812 को घटा लिया, जो घट के आया वही संख्या अगर जोड़ देंगे, ये फिर ये जो 1812 है 36 जोड़ेंगे तो 1848 हो जाएगा, जो 7, 11, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो एडिंग नंबर कितना आ गया आपको, 36। इस तरह से राइट आंसर आ गया, खूबसूरत सा। नेक्स्ट में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखिए, क्या खूबसूरत तरीके से बोला आपका, ये देखेंगे यहां से। कहा कि ए बी से जो है, ए बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है और हम लोग खटाक से इस सवाल को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। कहा आपसे कि ए जो है, यहाँ पे ए है और ये बी है, इस तरह से, राइट। कहा बी से 1.5 गुना कार्य कुशल है। बी से अगर B2 होगा तो इससे 1.5 गुना, तो इस 2 में 1.5 से गुना करेंगे तो 1.5 गुना 2 मतलब 3.0 हो जाएगा, यानी 3 हो गया। अगर B 2 गुना है तो ये 3 गुना हो जाएगा। तो ये इसकी इफिशियंसी निकल गई, राइट। अब सवाल कहता क्या है, इफिशियंसी निकल गई, तो यहां से ये 2 यहां पे लिख देता हूं, अब दिखाई पड़ेगा। इफिशियंसी निकल गई, इसको थोड़ा सा और यहां पे लिख देता हूं, ये इफिशियंसी निकल गई 2। अब ठीक है, दिख रहा है। अब सवाल कहता है कि इसीलिए वह एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम लेता है। अब यहां से टाइम निकालता हूं।
इफिशिएंसी और टाइम का जो रेसिप्रोकल का अनुपात होता है। अगर ये 3:2 है इफिशिएंसी, तो टाइम इसका लगेगा 2:3, यानी जिसकी इफिशिएंसी ज्यादा होगी उसकी समय कम लगेगी, जिसकी इफिशिएंसी कम है उसकी समय ज्यादा लगेगी। मतलब ये टाइम और इफिशिएंसी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उलट दिया। अब कहता है कि दोनों में 8 दिन कम लेता है। अब दोनों का अंतर कितने का है? 1 का। यही 1 बराबर अंतर बराबर 8 दिन हो गया अनुपात में। तो इसको लगेगा 16 दिन और इसको लगेगा 8 त्रिक 24 दिन, यही हो गया। एक का 16 लगेगा, एक का 24 लगेगा। अब कहता है कि वो ए तथा बी एकांतर दिनों में काम करता है। पहले मेरे पास टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क इस 24 और 16 का टोटल वर्क निकाले, एलसीएम मतलब कितना 48, 16 3 48, 24 2 48। अब तो इसकी इफिशिएंसी तो 3 और 2 निकला हुआ है, यानी इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एक दिन में वो जितनी काम करता है, या इकाई समय, एक दिन कहना उतना सटीक नहीं लगेगा, इकाई समय बोलिए। इकाई समय कहने का मतलब जैसे दिन का अगर यूनिट चल रहा है तो उसकी इकाई होगा एक दिन। अगर मिनट का चल रहा है मतलब कि वो 15 मिनट में कर लेता है, 1 मिनट उसकी इकाई समय हो जाएगी। कोई बोलेगा कि आवर्स में चल रहा है तो 1 घंटा उसकी इकाई समय हो जाएगी। तो इसका दिन में दिया हुआ है, तो एक दिन में जितना काम करेगा वही उसकी इफिशिएंसी कहलाता है। और यहाँ इफिशिएंसी दिया हुआ है 3, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। लेकिन है तो अल्टरनेट का क्वेश्चन, तो अल्टरनेट का क्वेश्चन यहाँ तक तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अल्टरनेट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। कहा ए स्टार्ट करता है, कहा कार्य को ए स्टार्ट करता है और ए तथा बी एकांतर दिनों में करता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि पहले ए करेगा फिर बी करेगा। ए बी का चक्र कैसे, पहले ए करेगा फिर बी करेगा फिर ए करेगा फिर बी करेगा, और इसी तरह से जब तक काम समाप्त नहीं होगा कार्य को करते रहेगा। तो एक चक्र में कितना दिन लगेगा? एक चक्र पूरा करने का मतलब क्या होता है? एक चक्र किसको बोलेंगे? एक साइकिल पूरा करने में कितना दिन लगेगा? तो एक एक बार जितने समय में कर लेता है उसी को बोला जाता है एक चक्र। जैसे 2 पार्टनर है यहाँ पे ए और बी, तो दोनों एक एक बार कर लेगा, उसी को एक चक्र बोला जाता है। इसका मतलब पहला दिन ए कर लेगा, दूसरा दिन बी कर लेगा, इसका मतलब 2 दिन लग गया। यानी एक एक बार काम करने के लिए जितना समय लगता है उसी को बोला जाता है एक चक्र। तो एक चक्र करने में कितना समय लगेगा? यानी कि 2 दिन। तो 2 दिन का वर्क निकाल लेंगे। तो 2 दिन का वर्क कितना हो जाएगा? 2 दिन का वर्क, पहला दिन तो ए का एक दिन में 3 काम करता है तो ए हुआ, दूसरा दिन बी का बारी है तो बी 2 काम करता है। इस तरह से 5 काम कंप्लीट हो गया 2 दिन में। अब यहां से आंसर लिखा जाता है। देखिए आंसर कैसे लिखा जाता है। आंसर, अब आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए अब तो एक चक्र मतलब 2 दिन का मतलब हो गया एक चक्र। एक चक्र में कितना 5 काम हुआ, लेकिन काम कितना करना है? 48। अब ये 5 से इसमें भाग दे दीजिए तो 9 बार में कंप्लीटली कट जाएगा। तो कितना बचेगा 9 बार में? 9 पचे 45, 45 काम खत्म। अब बचा 3 काम बचा हुआ, लेकिन यहाँ तो 9 है। तो एक ये कितना चक्र हो गया? 9 चक्र की जरूरत है। एक चक्र में 2 दिन लगता है, तो 9 चक्र में कितना हो जाएगा? 9 दूना 18। ये जितना भागफल आएगा 5 से भाग दीजिएगा तो ये भागफल ना हुआ 9। तो ये जो 9 आया उस दिन से गुना कर दीजिए, 9 गुना 2। अब बारी आया किसका? ये 3 काम बचा हुआ है। तो इतना काम तो साथ साथ किया, 9 चक्र पूरा हुआ। तो इसमें ए और बी काम करेगा तभी एक चक्र, तो 9 चक्र हुआ। तो 9 दूना 9 चक्र को दिन में बदल दिए, क्योंकि एक चक्र बराबर 2 दिन होता है, तो 9 चक्र बराबर 18 दिन। 18 दिन में 45 काम कर लेगा। अब जो 3 काम बचा हुआ वो बारी किसकी है? बारी तो एक ही है। ए एक दिन में 3 काम कर लेता है, तो एक दिन और करवा लेंगे ए से, तो अब तो हो गया कंप्लीट। ये भी कट गया। अब कितना हो गया? 9 दूनी 18 1 19, 19 दिन में काम जो है कंप्लीट कट जाएगा। यही अल्टरनेट का होता है। फिर से मैं एक बार बता दूं प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारे बच्चों, सीखिए सवाल को। यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं। पहले आप लिख लीजिए ए की बारी, फिर बी की बारी, फिर ए की बारी, जब तक काम समाप्त नहीं। अब दोनों जितना भाग लेना, अगर 3 भाग लेने वाला हो तो तीनों एक एक बार कर ले, जितने समय उसको एक चक्र बुलाता है। चक्र जितने दिन का होता है, यहाँ पे एक चक्र 2 दिन का था, तो जितने चक्र, एक चक्र में जितना दिन होता है उतना दिन का वर्क निकाल लीजिए और वर्क से इसको डिवाइड कर दीजिए, और इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। राइट। तो अब चले आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा, और ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको खटाखट हम लोग आगे बढ़ लेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
कहा आपसे बहुत ही खूबसूरत सा है, देखिए सवाल बहुत ही अच्छा। कहा आपसे कि एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 70% है, बहुत ही अच्छा है। तो अगर मैं यहां से एक अगर D1 कर लेता हूं और दूसरा यहां से D2 कर लेता हूं, कहा कि एक विकर्ण जो है दूसरे का 70% है, ठीक है। अगर मैं यहां से D1 और इसको D2, अगर ये 100 होगा तो ये आपका 70 हो जाएगा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 कैंसिल, एक विकर्ण का निकल गया। अब सवाल कहा समचतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा लंबी विकर्ण की लंबाई के विकर्ण का क्या होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मतलब एरिया, यहां से लिखेंगे एरिया, और सबसे जो लंबी विकर्ण होगी उसका वर्ग। तो D2 लंबी है, चूंकि 10 अनुपात में है तो ये लंबी है, तो ये का अनुपात क्या हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, 1 7 1 10, तो 7 गुना 10, और ये सबसे बड़ी विकर्ण हो गया 10, तो इसका बोला वर्ग यानी कि 100। अब देखिए कितनी प्यारा सा है, बहुत ही अच्छा। अब इससे अगर 2 से काटते हैं, यहां से देखेंगे 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, अब 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो एक्चुअली में रिलेशन क्या आ जाएगा 7:20 का। तो इस तरीके से आपका आंसर हो गया 7:20। देखिए तो दोनों विकर्णों यानी कि समचतुर्भुज का इधर क्षेत्रफल हो गया, सबसे बड़े विकर्ण का वर्ग हो गया, तो बड़े विकर्ण अनुपात में 10, तो 10 का स्क्वायर 100 लिखा। इस तरह से अनुपातिक स्थिरांक, चूंकि दोनों अनुपाते में निकालना था तो x अनुपातिक स्थिरांक में नहीं लगाया, जैसे 7x 10x लिखा तो कट ही जाता है, इसलिए नहीं लगाया, चूंकि अनुपात में ही आंसर देना था। 7:20 इज द राइट आंसर। अब चलिए एक खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है, देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट यहाँ पे कहा एक दुकानदार एक टेबल को 20% की छूट पर बेचकर 60% का लाभ कमाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कहा कि कमाता है, यदि उसी टेबल को 40% की छूट पे बेचा जाता, 40% की छूट पे बेचा जाता तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां से सबसे पहले तो छूट किस पे दी जाती है, तो अगर मैं अंकित मूल्य यहाँ पे MP बराबर 100 है, तो पहले केस में इसमें छूट दूंगा, कितना छूट दूंगा, जितना बोलेगा। कहा कि 20%, ये 20% का छूट हुआ डिस्काउंट, तो उसने बेचा कितना में 80% में, तो इसका 80% कितना हो जाएगा 80, क्योंकि इसका 20% 20 होगा और 100 का हम 20 घटा लेंगे तो 80 में बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य हो गया 80। अब उसने क्या कि पर बेचकर 60 का लाभ कमाता है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 80 और 60 का लाभ कमाता है, यानी 100/160। तो 80 से क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 बराबर जो होगा ये 50 रुपया सीपी निकल गया। ये जो हमने 100/160 किया, ये आप समझे कि नहीं समझे, ये मुझे बताएंगे। ये मैंने क्या किया कि बोला प्रश्न में बोला यहाँ से कि ये जो 60% का लाभ से, तो 60% लाभ होगा तो क्या हो जाएगा 160/100, यही लिखते हैं ना। 60% लाभ का क्या लिखते हैं 100/160 लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं 160% लाभ तो 160/100। तो कोई क्रय मूल्य में अगर 160/100 कर देते हैं विक्रय मूल्य आ जाता है, लेकिन अगर विक्रय मूल्य मालूम रहता है तो इसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं 100/160, तो वो सीपी निकल जाता है। इसलिए मैंने क्या किया 60% लाभ बोला तो 160/100, 20% लाभ बोलेगा तो 120/100, और उसी को उलट के गुणा कर दीजिएगा सीपी में, एसपी में, तो वो सीपी निकल जाता है, ये याद रखिएगा। तो 50 रुपया सीपी निकल गया। अब कहता है उसी टेबल को 40% के छूट पे बेचा जाता है। अब ये टेबल यही है और इसे अब न्यू एसपी में बेचा जाता कितना, ये कहा 40% छूट पे, तो 40% छूट हो गया, कितना हो गया 100 का, यहाँ कितना हो जाएगा 60, तो ये 40 घटेगा 60 रुपया में इसने बेचा। अब 50 रुपए में खरीद रेट है, 60 रुपए में बेच रहा है, फिर भी ये कितने का लाभ हो रहा है, सो देखिए 10 का। अगर लाभ प्रतिशत बोलेगा तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10, लाभ प्रतिशत बोलेगा कितना हो जाएगा 10, कितना में, तो ये 50 में, अब गुना यहाँ से कितना 100, और यही तो प्रतिशत में निकल जाएगा, 50 से यहाँ पे 2, यानी कि 20% का प्रॉफिट हो गया आंसर। देखिए कितनी झकास तरीके से निकल गया। और इस तरीके से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, वाकई बेहतरीन तरीका है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आपका है, आप इस तरीके से सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आइए नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्या कहता है हम लोग सीखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है नेक्स्ट, उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इस तरह से आपके स्क्रीन पे जा रहा है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कितनी खूबसूरत सा है, दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चले आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम लोग खटाखट बनाते हैं, कैसे बनता है इसको सीखेंगे, बहुत ही अच्छा। कहा a/3, यहां से सवाल में बोला कि a/3 ऐसे, और ये पार्ट हो गया by कितना 2, और ये हो गया c/5, शायद यही आपका दिया हुआ है, ठीक है। कहा आपका a/3 b/2 c/5, तो ये जो बटा में होता है वही उसका क्या होता है, रेशियो में, वही उसका रेशियो में हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये b और c रेशियो में क्या निकलेगा, ये 3 निकलेगा, ये 2 निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा, ये 5 निकलेगा, ठीक है। यहां से कितना निकला, a का मान आपका यहां से जो a बराबर जो आया, यहां से काफी बेहतरीन देखिए, a बराबर जो आया, a का मान 3, b का मान 2 और c का मान 5। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा उसको निकालिए। आपसे प्रश्न यहां से पूछा कि देखिए, कहा c प्लस a, यानी c प्लस a का होल स्क्वायर चाहिए। फिर क्या पूछा, सवाल में पूछा a प्लस b का चाहिए यहां से। फिर क्या पूछा कि b प्लस c का चाहिए, इसी का चाहिए। अब यहां से देखिए, चूंकि रेशियो में है तो कोई मान, सिर्फ मान पुट कर दीजिए, c और a, a का मान 3 और c का मान 5, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 64, तो ये यहां से 64 आ जाएगा, ठीक है। फिर a और b का, a और b 3 2 5, 5 का स्क्वायर यहां से 25 हो जाएगा, ठीक है। फिर b और c, b और c 2 और 5 मिलके 7, 7 का स्क्वायर 49, और 49 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आपका कितना निकल गया, 64 25 49, जिस ऑप्शन में हुआ टिक लगा लीजिएगा। ये खूबसूरत सा आपका आंसर निकल के आ गया। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा खूबसूरत सा, देखेंगे क्या कहता है उसको सीखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इसको हम लोग यहां से सीखते हैं। कहा 5 वर्ष, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपके स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है ना, अब आप स्क्रीन पे जाएगा, देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गया आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। कहा 6 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें माता पिता तथा एक पुत्र, राइट, यहां से एक परिवार है जिसमें माता पिता और एक पुत्र। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग यहां से देख रहे हैं, बहुत ही सुपीरियर। अब सवाल कहता है उसको देखिए। कहा कि 1 वर्ष पूर्व एक परिवार जिसमें माता पिता तथा एक पुत्र, तो ये माता, यहां से पिता यानी कि फादर, ठीक है, और ये हो गया आपका माता पिता फादर, और ये यहां से ले लेंगे उसका एक पुत्र, सवाल में ये हो गया, ठीक है। कहा कि माता पिता फादर जो है वो 5 वर्ष पहले माता पिता तथा एक पुत्र है जिसकी औसत 35 है, तो 3 सदस्य हो गया। 3 सदस्य का हम यहां से करेंगे तो इसका एवरेज कितना निकल के आएगा, ये तीनों का जब एवरेज की बात करेंगे, इस तीनों का तो क्या हो गया, 3 गुना 35 गुना 3 यानी 105 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, राइट। अब 35 गुना 3 105 आ गया। बोला 5 5 5 पूर्ण है, तो प्रेजेंट में लाने के लिए तीनों में 5 5 जोड़ देंगे, यानी कि 15 जोड़ देंगे, तो कितना मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 120, यानी प्रेजेंट में उसका एज कितना, मतलब सभी के आयु का योग कितना निकलेगा, 120 निकलेगा, राइट, निकल। अब कहता है 3 वर्ष पूर्व माता पिता की औसत आयु 46, तो माता और पिताजी हो गए, ठीक है। 46 है तो 46 दूना कितना हो जाएगा 92, लेकिन 3 वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष दोनों को जोड़ देंगे तो 3 दूना 6 जोड़ेंगे तो ये 98 हो जाएगा। अब जरा गौर से देखिए, अगर ये दोनों, ये भी प्रेजेंट आपका आयु का योग हो गया, ये भी प्रेजेंट आयु का योग हो गया, अब दोनों को घटा लेंगे तो माता पिता, इसमें माता पिता घट जाएंगे, केवल घटेगा तो ये पुत्र सन बराबर कितना निकल जाएगा 120 में से 98, यहां से आपका 2 निकलेगा, और ये 11 में से 9 गया, यानी कि ये 11 में से 9 गया तो 9 2 11, यानी कि आपका कितना पुत्र का निकल जाएगा 22, और इस तरीके से राइट आंसर।
तो कितनी खूबसूरत सा आंसर निकल गया, और इस तरीके से आंसर खट खट निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरीके से आंसर आराम से आ गया। अब मैं आशा करता हूं बहुत अच्छे सीखे होंगे। पहले माता पिता और पुत्र का निकाल लिया, 5 वर्ष पूर्व 105 आया, 5 वर्ष सब तीनों में जोड़ दिया यानी 15, तो अब प्रेजेंट 120 आयु का योग निकल गया, राइट। फिर माता पिता का 46 दिया हुआ था, तो हमने 2 से गुना कर दिया, 46 दूना 92, तो ये 3 वर्ष पूर्व का आयु का योग निकला, लेकिन 3 वर्ष फिर से जोड़ दिए 6 वर्ष, तो वो प्रेजेंट निकल गया। दोनों का प्रेजेंट घटा लिए, माता पिता घट गए, तो सन का निकल गया 22 वर्ष। अब चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए खूबसूरत सा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पे विचार करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, देखिए कितनी अच्छी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत सा है, और इसको हम लोग यहां से देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही झकास तरीके से बनेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, झकास है और इस तरीके से बनाइए। कहा सवाल में कि 60 वस्तुओं का क्रयमूल्य जो है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अब कहा सवाल में कि ये 60 जो है, 60 वस्तुओं का CP जो है x वस्तुओं के SP के बराबर है। अगर मैं CP और SP का रेशियो की बात करूं तो ये x और ये 60 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, वो x और 60 आ जाएगा, मतलब CPX और, लेकिन कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ हुआ, गौर से कह रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो बोला x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का मान कितना होगा जो 20% का लाभ हो गया, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हो गया कि 60 माइनस x, क्रयमूल्य से ही भाग देते हैं x, गुने ये 100, और यही बराबर 20% हो गया। अब इसको हल कर लेंगे, 20 से यहाँ से ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कर लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये क्रॉस 5 से ये 300, और यहाँ से ये 5x, और यहाँ से ये x, ये x उधर जाके 6x हो जाएगा, और बराबर 300। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 6 से काटेंगे, यहाँ से 50, 6 पंचे 30, यानी कि 50 रुपये, 50 जो निकलेगा वो CP निकल जाएगा। यही तो x का मान है। कितनी बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने सवाल बना लिया, कुछ नहीं, ये तो कॉमन दिया हुआ था। यहाँ के बाद अगर ये बोल दिया 20% लाभ होता, इसका मतलब ये हो गया कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, और क्रय मूल्य से भाग गुना 100 करेंगे, परसेंटेज हो जाएगा। हल क्या, x का मान निकल गया। तो खूबसूरत सा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, बहुत ही धमाकेदार 8। कहा एक व्यक्ति एक परीक्षा में कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। यहां से एक व्यक्ति जो है, सवाल में कहा एक व्यक्ति जो है वो कुल अंकों का 45% अंक प्राप्त करता है तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 55% अंक चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई 45% प्राप्त किया तो कितने अंकों से फेल हो गया, तो उसने बोला कि 40 से फेल हो गया, प्लस 40। इसका मतलब पास होने के लिए 55% था, तो इक्वल टू 55% हो गया। इसका मतलब ये 45 उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10%, ये जाके घट जाएगा इससे, तो बराबर 10% बराबर 40। बोला कुल पूर्णांक कितना होगा, तो 100%। कितना, ये कितना हो जाएगा, ये कितना गुना हो गया 10 गुना, तो इसको भी 10 गुना कर दीजिए, तो ये इसका भी 10 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400, यानी कुल अंक जो होगा वो 400 हो जाएगा, पूर्णांक जिसको कहते हैं 400 का। और इस तरीके से ये खूबसूरत सा आंसर निकला। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने, तो 400। इस तरीके से बवाल आंसर आ गया। अब चले आएंगे इसी तरह से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। खूबसूरत सा क्वेश्चन नंबर x, और मैंने बताया था कि जब भी लंबी चौड़ी सवाल दिया हुआ हो तो घबराना नहीं है, ठीक है। सवाल बहुत इजी होता है। चलिए पहले पढ़ता हूं। कहा एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 11 बजे AM पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है, और 2 घंटे दौड़ता है, और फिर 1 घंटे आराम करता है। वह ऐसा तब तक करता है जब तक कि वह एक दूसरे व्यक्ति द्वारा पकड़ा नहीं जाता, जो 2 अपराह्न PM पर बिंदु P से दौड़ना शुरू करता है तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पहले व्यक्ति की तरफ बिना रुके दौड़ता है। पहला व्यक्ति कितने बजे पकड़ा जाएगा, ये पूछा।
तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए यहां तक, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ाइए। अब ये P बिंदु है, P बिंदु पे 11 AM में पहला व्यक्ति स्टार्ट किया, 11 AM। चलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 11 AM। अब 11 बजा, ये 12 बजेगा, ठीक है, 12 नून होता है, और इसी जगह 1 घंटा बैठा था, 1 PM यही बज गया। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये 11 से 12 और यहां से ठीक है, अब ये आएगा 1 बज गया यही, अब ये 2 पे आएगा, यहाँ पे 2 बजेगा, 2 PM, ठीक है। क्योंकि 2 घंटा क्या करता है उसने, कि सवाल तो ये कहता है कि उसने सवाल कहा कि शुरू करता है बिंदु P से दौड़ता है और 2 घंटे दौड़ता है और 1 घंटे, 2 घंटा, 11 से 12 1, और 1 से यहाँ पे 1 बज जाएगा, 1 PM यहाँ बजेगा और यहीं पर उसको 2 बज जाएगा, क्योंकि 1 घंटा उसने बैठेगा, 2 PM यहीं पे बजेगा। क्योंकि 11 से 12 1 घंटा, अब 12 से 1 2 घंटा, उसके बाद 1 घंटा रुका, मतलब 1 बजे के बाद ये 2 यहीं पे बच जाएगा, ठीक है। अब फिर जब बच जाएगा, बैठ के स्टार्ट करेगा, तो दूसरा व्यक्ति यहां से चलना स्टार्ट करेगा। अब ये तो पहला व्यक्ति था और दूसरा व्यक्ति, ये तो पहला व्यक्ति का ये ग्राफ था, और दूसरा व्यक्ति जो है यहीं से स्टार्ट करेगा 2 PM, क्योंकि 2 PM से यहां से उसने स्टार्ट किया और ये चलना शुरू किया, इसका रुकने का नहीं, ये डायरेक्ट चलते रहता है। अब ये 2 बजे चला, ठीक है, अब ये 2 बजे चला, तो देखिए ये 2 बजे चलेगा तो 3 बजे तक फिर चलेगा, फिर ये 4 बजे तक चलेगा, ठीक है, और 4 बजे के बाद वो 1 घंटा बैठेगा, मतलब 5 बजे से यहीं से स्टार्ट करेगा चलना, ठीक है, और ये 3 PM हो। गौर से सवाल देखिए, यहां से यहां तक चलेगा कंटिन्यू, तो 1 घंटा बैठेगा, 1 बजे तक में 2 घंटा चल लिया, 1 घंटा बैठा, फिर 2 बजे यहीं से स्टार्ट किया, 4 बजे तक आया, फिर इसकी बैठने की बारी है, तब तक दूसरा जो 2 बजे से चलना स्टार्ट करता है, इसको पकड़ेगा कितने देर में, तो ये जो चला कितने घंटा, तो गौर से देखिए, ये जो चला यहां से, गौर से देखिए, ये कितने घंटा चला, 2 घंटा इधर, 2 घंटा इधर चला, तो 2 घंटे और 2 घंटे कितने, 4 घंटा, 4 घंटा में कितना दूरी चला, पहली वाली 4 घंटा में इसकी स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो इसने 40 किलोमीटर चला, राइट, 40 किलोमीटर में ये 4 PM बजा लिया, यानी बुझिए 5 PM बजा लिया। अब ये 2 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, 2 बजे चला, तो ये 4 बजे यहाँ पे पहुंच जाएगा, 4 PM, ठीक है, 4 PM में ये 15 किलोमीटर स्पीड है, तो इसका कितना निकल जाएगा, 30 किलोमीटर ये चला। अब तो देखिए ये 4 बजे 30 किलोमीटर चला है, और 4 बजे के बाद ये कंटिन्यू चलते रहेगा, ये बैठा हुआ रहेगा, 4 बजे के बाद 5 बजे ये चलना स्टार्ट करेगा, और तब तक ये वहीं पे बैठा हुआ रहेगा, 1 घंटा ये चलते रहेगा, तो इसको तो ये पकड़ लेगा। तो अब यहाँ से 30 किलोमीटर चला, ये 30 किलोमीटर चला है, और ये 40 किलोमीटर चल के बैठा हुआ है 4 बजे तक, इसका मतलब पकड़ने में 10 किलोमीटर है, और वो पकड़ लेगा। अब बारी आती है कि दोनों का डिफरेंस कितना, यहां से देखिए, ये 30 किलोमीटर चलेगा, 4 घंटे में 40 किलोमीटर, ये 2 से 4 बजे तक में 30 किलोमीटर, तो डिफरेंस कितने का है, 10 किलोमीटर का, ये 10। अब इस दूरी को, वो तो 4 बजे के बाद बैठा हुआ है, अब ये 10 किलोमीटर ये तो चलते रहेगा पकड़ने के लिए 15 के स्पीड से, दूरी बट्टा ये आ जाएगा, उसको मिनट में कर देंगे 60 से, 15 चौका 60 बराबर यहाँ से 40 मिनट लगेगा, क्योंकि 1 घंटा बैठेगा, तब तक ये 40 मिनट, क्योंकि 1 घंटा पुरने में इसको कितना देर लगेगा, 1 घंटा पुरने में इसको 20 मिनट और चाहिए, तब तक की तो बैठा हुआ है, 40 मिनट में इसको पकड़ लेगा। यानी कि रियल टाइम जो वास्तविक समय हो गया, रियल टाइम पकड़ने का जो हो गया, वो कितना हो गया, 4 बजे, क्योंकि 4 बजे आके ये बैठा, 5 बजे से स्टार्ट करेगा, तब तक ये 4:40 में क्या करेगा, ये पकड़ लेगा उसको 4:40 में। यही जिस ऑप्शन में है टिक लगा लीजिए, बहुत ही खूबसूरत सा आपका आंसर निकल के आ गया। तो चलिए हम लोग, आशा करता हूं अच्छे से सीख गए। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर का अनुपात है, वो जो है आपका 23 और 7 का। देखिए कितना बवाल क्वेश्चन है वो, देखिए सवाल जो आपसे कहा यहां से 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो है ये, तो मैं आपको बता दूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से लिखेंगे CI माइनस SI, यहां से ऑफ
3 इयर्स अब बटे CI माइनस SI ऑफ 2 इयर्स, यही तो अनुपात दिया हुआ है 23/7 है ना, यही आपका दिया हुआ है कितना 23/7, इस तरीके से 23/7 आपका यहां से ये आपका गिवन है, ये आपका दिया हुआ है, राइट। अब क्या करना है, ये 3 वर्ष का CSI और 2 वर्ष का CSI का अनुपात कितना होता है, वो होता है 300 प्लस R/100, यही अनुपात होता है इसका, और ये 23/7 होता है। ये याद कर लीजिएगा, 3 वर्ष का CSI का अंतर और 2 वर्ष के CSI का अंतर का अनुपात जो होता है 300 प्लस R/100, ये फॉर्मूला होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 2100 और ये प्लस 7R और ये आपका 2300 हो गया। अब ये 2100 जो घटेगा उधर जाके क्या बचेगा 200 और ये 200 हो गया, R बराबर फाइनली 200/7%, जिस ऑप्शन में होगा टिक लग जाएगा। कितना प्यारा सा निकल के आंसर आ गया, कुछ नहीं था। ये जो आपका आंसर CI माइनस SI ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स का डिफरेंस और 2 इयर्स के डिफरेंस का अनुपात जो होता है 300 प्लस R/100 होता है। इसको केवल आपको याद करना था, याद कर लिए तो सवाल आपसे बन गया। तो चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या कहता है खूबसूरत सा, वो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट खटाखट यहां से देखिए, कहा आपका 11, ये भी बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, देखते ही टिक लग जाएगा आपका। देखेंगे यहां से कहा आपसे कि x² यहां से x² YZ प्लस y² ZX अब प्लस यहां से Z² XY बराबर आपका कितना दिया हुआ है, बराबर आपका 3 दिया हुआ है। जब इसको आप करेंगे तो ये एलसीएम कितना हो जाएगा XYZ और यहां से XQ, यहां से YQ, यहां से ZQ बराबर 3। अब क्या हो जाएगा, यहां से XQ YQ और ZQ ये बराबर 3XYZ। ये तभी बराबर होता है जब XY प्लस Z बराबर 0। इसका मतलब X प्लस Y प्लस Z बराबर 0 निकल गया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा सुनहरे अक्षरों से, X प्लस Y प्लस Z का होल क्यूब कितना, तो ये 0 का क्यूब, अर्थात 0 इज राइट आंसर। जिस ऑप्शन में 0 होगा टिक लगा लीजिए, आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट ये देखिए, यहां से सवाल में कहा x टू द पावर 1/4 प्लस x टू द पावर -1/4 इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है 2 दिया हुआ है। हीट एंड ट्रायल मेथड कहता है कि यहाँ पे x इक्वल टू 1 मान लीजिए। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या करता है, x इक्वल टू 1 मान लीजिए, तो 1 रखेंगे आप। देखिए 1 का पावर 1/4 1 ही होगा, 1 का पावर -1 ही होगा, ये मिलके 2, यानी हमने जो 1 माना वो सही है। तो आप यहां से निकाल लीजिए। जो पूछता है आपसे, क्या पूछता है, x टू द पावर 81 अब प्लस 1/x टू द पावर 81 81। तो यहां भी 1 पर पावर 81 1 ही होगा, अब प्लस 1/1 पे पावर 81 1 ही होगा, तो 1 यानी आंसर क्या निकलेगा 2। 2 इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में 2 होगा उसको टिक लगा लीजिए। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ रहा है। अब चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट। देखिए क्या प्यारा सा क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, उसको देखिए। ये रहा, कहा आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही अच्छे से सीखिए समझिए। बेहतरीन क्वेश्चन पूछा आपसे, कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर, फिर बोला b a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, फिर बोला c a प्लस बी प्लस सी। आप सबका मान रख दीजिए, यही सवाल है। कहा पहला में 45 75 105, 45 75 ठीक है और 105 ये लिए। अब सबको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो देखिए एबीसी सब में है, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन कर लीजिएगा, तो यहां भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन होके ये, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 इसको दे देंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा 50 50 70 120 ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा 225 होगा टोटल का जोड़, ठीक है 120 अब 5 125 100 225 हो गया। अब 225 किसका स्क्वायर होता है, इसका मतलब हो गया कि ABC का मान 15,
एबीसी का मान 15, चल ना 15 15 का स्क्वायर 225 हो गया, एबीसी का मान 15 निकल गया। जब एबीसी का मान 15 हो गया तो गौर से यहाँ सवाल देखिए, तो यहाँ से जो ए का मान कितना निकलेगा, जब एबीसी का मान 15 तो 15 तिया 45, तो ए का मान 3। फिर यहाँ से बी का मान कितना निकलेगा, एबीसी का मान 15 तो 15 पचे 75 यानी 5। फिर यहाँ से सी, एबीसी का मान 15 तो 15 सत्ते 105, यहाँ से 7 हो गया, यानी एबीसी का 357 आपने निकाल लिया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न पूछता है ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर यहाँ से 9, फिर 25 और फिर 49। अब सवाल बन गया 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, और 14 और 9 23 का 3 बचा 2, 4 और 2 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8। तो 83 इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में होगा खटाक से टिक लगाइए। बहुत ही खूबसूरत सा आंसर निकल के आ गया, मजा आ गया सवाल में। कितनी भयंकर क्वेश्चन हम लोग बहुत इजी में निपटा दिए। अब चले आइए, ये भी सवाल बहुत जल्द बनने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कितनी झकास सवाल है, सवाल बहुत ही अच्छा पूछा। चले आएंगे हम लोग नेक्स्ट 14। बोला यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1, और 1 यह दिया हुआ है ना, हाँ 1 दिया हुआ। तो आपको मैंने सिखा दूं कि अगर आप यहाँ से गौर से सुनिएगा, अगर आपका यहाँ पे 1 हो तो ये x प्लस 1 बाय एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है, जब पर तो दोनों तरफ 2 जोड़ के रूट लगा देते, 1 प्लस जो है उसमें 2 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा √3। जब x प्लस 1 बाय एक्स बराबर √3 हो तो q क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब जो होगा वो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, इसी √3 का क्यूब, तो 3 √3 होगा। अब यही √3 में 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे और घटा लेंगे इसको। तो इसके लिए मैंने कंसेप्ट आपको भी दे चुका हूं, क्या दे चुका हूं सीखिएगा यहाँ से। सबसे पहले तो यहाँ से जो यहाँ है इसके लिए कंसेप्ट, अगर कहीं पे एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया हुआ हो b, तब जाके आपका क्या निकालना है x प्लस 1 बाय एक्स। तो आपको इस b में क्या करना है, 2 जोड़ के रूट लगा देंगे। देखिए यहाँ से, यहाँ मेरा स्क्वायर बराबर दिया हुआ था 1, यानी b बराबर 1 दिया हुआ था, x प्लस 1 बाय एक्स निकालना था, इस 1 में 2 जोड़ा रूट लगा दिया तो x प्लस 1 बाय एक्स का मान निकल गया। अब दूसरी बात, यहाँ से यहाँ कैसे आए, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर x प्लस 1 बाय एक्स बराबर a हो तो यहाँ से एक्स क्यूब और 1 बाय एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब और इसी का 3 गुना घटा लेंगे। देखिए कितनी प्यारा सा कंसेप्ट मैंने दे दिया। तो यहाँ पे √3 है, इसी का क्यूब करेंगे 3√3, इसी का 3 गुना करके घटा लेंगे। तो अब तो ये क्या निकल के आ गया 0। यहाँ तक तो समझने में मैं आशा करता हूँ कि किन्हीं लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जब ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब बराबर 0, तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ से कि x टू द पावर 6 इक्वल टू जो होगा वो -1 हो जाएगा। क्यों, तो x पर यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x 6 बराबर 1। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो लगातार, देखिए अगर किसी भी टर्म का पावर 6 हो, गौर से देखिएगा, कोई भी टर्म हो और उसका पावर यदि 6 हो, दो पद हो और उसके पावरों का अंतर 6 हो, x वाले टर्म में कोई 2 x वाला पद हो और उसके पावर का अंतर अगर 6 का हो तो वो दोनों पदों का योग 0 होगा यहाँ से। तो उसी तरह से यहाँ से मैं आपको बता दूं, देखिए दिया हुआ है आंसर x टू द पावर 48 प्लस x टू द पावर 42, फिर दिया हुआ x टू द पावर 36, फिर x टू द पावर 34 तो मैंने लिख लिया, ठीक है, x टू द पावर 36, अब 24 और 18, x टू द पावर 24 प्लस x टू द पावर 18, फिर आपका लिया हुआ है 18 के बाद x टू द पावर 12 और 6, ये यहाँ से 12 और यहाँ से x टू द पावर 6 प्लस 1, इसका मान अभी मैंने क्या बताया कि x टू द पावर 6 माइनस 1 आ गया। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, सुन लीजिएगा सवाल गौर से, किसी भी x वाले पद में अगर 2x वाले पद में योग है, योग में लिखा हुआ है और उसके पावर का अंतर अगर आपको 6 का है पावर का अंतर, तो उस दोनों टर्म का योग 0 होगा। इसका मतलब देखिए x में ये दो टर्म है, दोनों पद जोड़ में लिखा हुआ है, इसके पावर का अंतर करेंगे कितने का हो गया 6 का, 42 और 6 48, इस दोनों पद का योग जो होगा 0। फिर इस दोनों पद x में है, दोनों के पावर का अंतर 6 है तो ये भी 0।
यह दोनों पद x में है, दोनों के पावर का अंतर 6 का, ये भी 0। ये दोनों पद क्या है, x में है, दोनों के पावर का अंतर 6, इसका भी 0। तो फाइनली आंसर कितना निकल गया, 1। और यही आपका राइट आंसर हो गया इसका। जब भी सवाल बनाइए, सवाल बनाने पे जैसा ही आपका x टू द पावर 6 माइनस 1 आता है तो सीधा समझ जाना है कि 2x वाले टर्म में उसके पावर का अंतर अगर 6 हो तो उन दोनों पदों का योग जो होगा वो 0 होगा। ये मैं एक करके बता देता हूं, एक आपको इसको करके बता देता हूं, ये 0 कैसे आया। देखिए x टू द पावर 42, ठीक है राइट। अगर मैं कॉमन कर लिया तो अंदर में x टू द पावर 6 प्लस 1 बचेगा, यस और नो। अब ये x अब क्या बचेगा, x टू द पावर 42 x टू द पावर 6 यहाँ पे -1 होता है और ये +1 दिया हुआ है, तो क्या हो गया x टू द पावर 42 इंटू 0, चूंकि -1 0 हो गया तो टोटल टर्म 0। अब ये परीक्षा में इतनी सवाल करके बनाएंगे तब तो हो गया, तब तो परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग याद करके रखेंगे कि 2x वाला टर्म हो और उसके पावर का अंतर यदि 6 का हो तो 0 होगा। कब, जब x टू द पावर 6 इक्वल टू -1 होगा। कब, जब x3 प्लस 1 बाय x3 इक्वल टू 0 होगा। कंडीशन याद करके रखना है, सवाल तो बनेगा है। अब मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, खूबसूरत सा। अब झकास तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। देखिए कितनी बवाल क्वेश्चन पूछा। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, फटाफट सवाल को फिगर बनाइए। बनाने के लिए तो हम आए बहुत ही अच्छे से। देखिए कितना अच्छा से सवाल बनेगा, बहुत ही झकास। पहले तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए, ये रहा फिगर, ये रहा फिगर, ये रहा फिगर, और इस तरीके से सवाल कंप्लीट, ठीक है। अब सवाल यहां पे आता है। तो देखिए कहता क्या है कि पी क्यू, यहां से ये P, ये Q, ये R और ये S, यहां से इस तरह से लंब खींचिए और यहां से इस तरह से लंब खींचिए। इसको बोलता है M और इसको बोलता है N, ठीक है। अब मैंने सारा फिक्स कर दिया। अब जैसे जैसे बोलेगा PM, ये वाली PM और ये SN, बोला PM पैरेलल है SN की, राइट। क्योंकि दोनों जब लंब होगा इस पर तो लंब जो होता है वो पैरेलल होता है। ये क्लियर, पहला कंडीशन क्लियर हो गया। कहा NR 9 है ये, ठीक है। आगे कहा PS 12 है, PS ये 12 है, ये 12 से ये दोनों समांतर है तो ये भी 12 ही होगा, राइट। आगे पढ़ता हूं, कहता QM इक्वल टू NR, ये जो QM है ये NR के बराबर है, NR 9 है तो ये भी 9 होगा, ठीक है। आगे पढ़ता हूं, फिर बोला NR बराबर SN, NR और ये SN बराबर है, ये जो है ये बराबर है, ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ठीक है। अब तो सवाल बन गया। बोला कि समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समलंब का जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये जो मेरे प्यारे बच्चों इक्वल होता है, क्या होता है इक्वल, जरा गौर से देखेंगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू हाइट, यही होता है। इनटू क्या होता है, हाइट। कुछ नहीं होता, खटाखट सवाल में लिखिए 1/2। अब देखिए पैरेलल साइड, अब ये 12 हो गया और 9 9 मिलके 18 हो गया, 12 18 कितना हो गया 30, 30 और 12 42। चूंकि ये PS और ये पूरा QR जो है वो क्या होगा, पैरेलल है। चूंकि जब भी किसी भी समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजाएं पैरेलल होती है, समांतर हो गया, तो ये कितना हो गया, मैंने यहाँ पे 42 लिखा। क्योंकि 9 और 12 21 और 9 30, 30 और 12 क्या हो जाएगा 42। ऊंचाई किसने, ऊंचाई तो यहाँ पे SN दिया हुआ है 9, तो इस तरह से 2 से इसको काटेंगे 21 बार में और 21 9 189, यही आपका सुनहरे अक्षरों से आंसर हो गया 189। तो इस सवाल में आपको कुछ करना था नहीं करना था, एक फार्मूला लिखना था, उसके बाद देखिए अगर एग्जाम में इस तरह से खुटबंधन लिखने की क्या जरूरत है, एग्जाम में तो हम सीधे लिखेंगे ये वाला टर्म, सीधे फार्मूला लिखेंगे और आंसर मन में ही लिख देंगे कि बेटा 2 होता है, पैरेलल साइड्स का सम होता है और ऊंचाई से गुना कर देना, बस, और कुछ तो लिखना नहीं होता है। अब चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, आशा करता हूं बहुत अच्छे से सीखे होंगे और लगता होगा सर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पे चलता हूं, यानी 16 भी आपको 15 की तरह ये भी बवाल है, केवल देखते ही टिक लगा देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहां से 16 क्या कहता है, सीखेंगे, बहुत ही अच्छी मजेदार। कहा आपसे कि दी गई आकृति, पहले तो आप सुनहरे अक्षरों से एक आकृति बना लीजिए ऐसे, ठीक है। ये आकृति बन गई सुनहरे अक्षरों से।
कहा यहाँ पे एक ऐसे और यहाँ से ऐसे बन गया, इसको आगे बढ़ा दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब ये कटा यहाँ से S पे, ये कटा आपका कितना P पे, P Q और ये R हो गया, और ये कितना पे कटा T पे, और तो कहीं कटा, और इससे क्या किया, इससे इसको यहाँ पे मिला दिया S को, और इस ये जो S पे मिला तो ये S से मिला, तो इसके बारे में आप बोलेगा क्या है, सो सुनिए। कहा PQR एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु है तो सभी कितने का होगा, ये 60 का होगा, ये 60 का होगा, और टोटल का टोटल 60 का होगा, राइट। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी कोण बराबर होते हैं। उसके बाद बोला PS P का समद्विभाजक है, ये P जो है ये वाली कोण, वर्ष सुनिएगा, ये वाली जो कोण ये PS रेखा जो है इसको समद्विभाजित करता है, इधर भी 30 हो जाएगा, इधर भी 30 हो जाएगा। अब देखिए किसी PSQ में ये 30 ये 60, ठीक है। चाहे यहां से भी देखते हैं कि यहां पे अगर मैं कर लूं ये भी 30 60, तो इधर से ये क्या हो जाएगा, चाहे ऐसे भी ये 90 हो गया, यस सर, ये क्या हो जाएगा, इधर से भी 90 हो जाएगा, चूंकि इधर से भी सेटिस्फाइड हो गया। अब दूसरी बात ये आती है, सवाल को गौर से सुनिएगा, जब ये बाइसेक्ट करता है किसी भी समबाहु त्रिभुज पे तो ये लंब होता है, और ये कहां से गुजरता है, शीर्ष से गुजरता है, यानी कि सेंटर से गुजरता है, यानी केंद्र से गुजरता है। तो ये जब सेंटर से गुजरेगा तो ये तो व्यास हो गया ना, PS व्यास होगा, तो यहाँ टोटल 90 डिग्री बनेगा, चूंकि क्या होगा, व्यास के अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो ये 90 हो गया, इधर से 60, ये कोण कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ये 30 हो गया। अब जरा गौर से देखिए ये 30, तो ये पूरा का पूरा 90 हो गया, ये पूरा का पूरा 90 हो गया, ये पूरा का पूरा 60 हो गया। PTQ में ये पूरा का पूरा 90, क्यों 90, ये जो आपका PS लाइन जो है ये तो व्यास है, और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, तो यहाँ पे 90 हो गया, 60 इस तरफ 30, 90 हो गया। तो अब PTQ में तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये 60 हो गया टोटल, ये कोण कितना होगा 30। तो अब देखिए किसी भी त्रिभुज, तो इन ट्रायंगल TRQ में क्या होगा, ये दोनों कोण बराबर हैं TRQ में, ये वाला TRQ ये वाली जो है इसमें क्या है, ये दोनों कोण बराबर हैं, इस दोनों की भुजाएं भी बराबर होगी, यानी कि TR बराबर RQ, ये दोनों बराबर होगा। शायद आपसे प्रश्न यही पूछ रहा है कि TR और RQ क्या होगा, यानी इसी को कहा कि RT रेशियो में RQ कितना होगा। कुछ नहीं करना, दोनों बराबर है तो 1:1 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बहुत अच्छे से समझाया, कुछ नहीं था सवाल में, बहुत इजी तरीके से सवाल बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, बहुत ही खूबसूरत सा, देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके स्क्रीन पे, 17 देखिए, दिख रहा होगा आपको खटाखट। क्वेश्चन नंबर 17 को आप देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज जा रहा है। कहा कि 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त में 20 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो भुजाओं को एक दूसरे पर लंबवत खींचा जाता है। तो पहले तो आप सर्कल बना लीजिएगा, तभी तो बात बनेगी ना। इस तरह से एक आपका ये बना लीजिए और एक आपका यहां से बना लीजिए, राइट, बन गया। एक दूसरे पर लंबवत कर दीजिए, क्योंकि उसने बोला है। अब यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर O हो। अब इस पूरे की लंबाई, इधर वाला जो पूरे की लंबाई कितना है, एक की लंबाई मान लीजिए 20 है, ये टोटल 20 है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो लंबाई ये दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई जो जीवा दूसरा है वो आपका 24 है, राइट। तो ये जब सेंटर से इस पर खींचेंगे तो इधर वाले को आधा करेगा, तो ये 10 हो जाएगा। तो ये 10 हो गया, और इसका सेंटर कितना, रेडियस कितना है, यहाँ से 5 हो गया, ये 5 हो गया, राइट। 5 में 15 दिया हुआ है, सेंटर 15 सेंटीमीटर जो है 15, ये 15 हो गया, यहाँ से 10 हो गया। तो ये बड़ा पार्ट अगर mn इस पे डाल दिए हैं लन, तो आपका OM का वैल्यू कितना निकल गया, 15 का स्क्वायर 225 में से 10 का स्क्वायर 100, ये निकल जाएगा कितना, 125 रूट में आ गया OM का वैल्यू। अब O से इस जीवा पर लंब खींचेंगे, इस जीवा पर लंब खींच देंगे इस तरह से, तो इसको बाइसेक्ट करेगा तो ये 12 हो जाएगा, और इससे इस पर खींच देंगे तो ये 15। तो 12 9 15 का रिलेशन होता है, तो ये 9 निकल गया, राइट। और इसका मान 9 निकल गया, तो यहां से इस पर इसको खींच देंगे। यही तो आपको बोला, यह पार्ट और यह पार्ट का डिस्टेंस चाहिए D का, यानी वो दोनों
लंब रेखाओं का कटान बिंदु और ये जो होता है इसके बीच की दूरी d मान लिया हम, तो d बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये अगर 9 मान लिया तो ये 9 हो जाएगा और ये OM का मान तो आपका निकला हुआ है कितना, √125। अब क्या करेंगे, ये d बराबर क्या होगा, ये यहां से अगर इसको मान हम लेते हैं n तो क्या हो जाएगा, यहां से ये p तो क्या हो जाएगा, ये nm आपका यहां से d, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा d बराबर nm का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस जो है OM का स्क्वायर, यही रूट लग जाएगा। तो nm तो 9 है तो 9 का स्क्वायर 81 है, इसमें तो √125 है तो ये 125, और इस तरीके से आंसर कितना हो जाएगा, 206 इज द राइट आंसर। देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन आएगा, जिस ऑप्शन में 206 होगा राइट आंसर। देखिए मैंने कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया, मैंने कहा सेंटर से जीवा पर जब आप लंब खींचते हैं तो जीवा को बाइसेक्ट करता है, तो ये पूरा 20 था, ये 10 हो गया, और रेडियस आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर घटाइएगा तो √125, ये OM की दूरी निकल गया। एक तरफ फिर 24 दिया हुआ है, सेंटर से इस पे डालिएगा तो ये 12 15, तो 9 का रिलेशन होता है, ये दूरी 9, ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा ये, तो इस समकोण त्रिभुज में OMN समकोण त्रिभुज में क्या होगा, ये तो d कर्ण का काम करेगा, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर कर दिया, यही d का मान निकालना था कि कटान बिंदु दोनों लंबों का और सेंटर का बीच की दूरी कितना होगा, तो ये 206 इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ये भी नेक्स्ट बहुत ही बवाल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत पड़ेगा, पेशेंस लगाना पड़ेगा तब जाके सवाल बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या कहता है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा कि एक आप पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, अच्छा सा कर लिया मैंने, और उसका नाम दे दीजिए PQR, ये आपका P हो गया, यहां से Q हो गया और यहां से R हो गया, नाम भी मैंने डिनोट कर दिया। एक आपका ऐसे टिक लगा लीजिए, ये आपका लिखा हुआ है S और T, इधर वाला S है और इधर वाला T है, इस तरीके से। देखिए कितना बवाल क्वेश्चन आपके साथ दिया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए थोड़ा सा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये दिखा है, ठीक है, इस तरीके से। अब सवाल कहता क्या है, गौर से सुनिए, कहता QRTS, ये जो QRTS एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, और उसके बाद बोला कि PQR, ये जो PQR ये जो 63 है, अब सॉरी एक चीज बताइए कि जब ये 63 हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना हो जाएगा, आपके आमने सामने के कोणों का योग जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आमने सामने के कोणों का योग हो जाएगा 180, ये 63 तो ये 180, ये कितना होगा 1 1 7, 7 3 10, 6 7 1 180। अब किसी भी सरलरेखा पे 180 बनता है, इधर से ये 63 हो जाएगा। तो अब बातें आती है कि P त्रिभुज PST अ सिमिलर ट्रायंगल आपका PQR, मतलब ये वाली जो ऊपर PST है अब पूरा PQR क्या सिमिलर है, तो सिमिलर कंडीशन होने के लिए क्या होता है, अगर कोई यहां से नहीं दिख रहा तो मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं ट्रायंगल PST और सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा PQR, इस तरीके से। तो ये जो आपका PQR सिमिलर बनाना, तो सिमिलर के लिए कंडीशन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कम से कम दो कोण बराबर होनी चाहिए। तो देखिए एक तो P दोनों में कॉमन है, PST में भी PQR में P कॉमन है, तो पहला तो मिल गया, और दूसरा क्या है बताता हूं, यहां से एक इधर का 63 T वाला मिला, तो ये इसके Q के बराबर है, तो दो कोण तो आपको ऑलरेडी मिल गया, तो तीसरा बराबर तीसरा ऑलरेडी का होगा ही, तो इस तरह से ये दोनों सिमिलर हो गया, सिमिलर का कंडीशन हो गया। जब सिमिलर हो जाता है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो अब यहां से PT का मान दिया है कितना 5, यहां से PT 5, SQ कितना दिया 4, SQ यहां पे है, ये 4 हो गया। उसके बाद PS बराबर 6, ये PS बराबर 6, और आपसे बोला क्या TR का वैल्यू क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या होगा। अब दोनों सिमिलर हो गया तो अब कुछ नहीं, भुजाएं का अनुपातिक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो करेंगे ये जो कोण 63 के सामने का इधर कितना, ये हो जाएगा PS, ठीक है। अब ये इधर 63 के सामने क्या होगा PR, ये PR से पूरा PR बराबर। अब यहां से इस कोण को, जो ये तीसरा कोण, ये तीसरे कोण के बराबर जो है, ये वाला तीसरा, इसके सामने का इधर से PT, ठीक है, और इसके सामने का 6 4 10, यानी कितना हो जाएगा PQ। अब मान रखिए PS का वैल्यू आपका कितना है 5, PR का वैल्यू क्या है नहीं मालूम है, तो P प्लस
P प्लस टी आर यहां से लिख सकते हैं, चाहे पी आर ही रहने दीजिए, पी आर, ठीक है, पूरा पी आर। अब पीटी का वैल्यू कितना हो गया, पीटी 5, सॉरी पीएस 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 यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, और ये 5 होगा। अब पी क्यू, पी से पूरा पी क्यू 4 6 4 10। तो अब यहां से जो सवाल बन के आया आपका, कितना मान निकल के आएगा वो देखिए। मान निकल के आया आपका पी आर इक्वल टू कितना, अब बताता हूं, 5 से ये 2 बार में क्रॉस करेंगे तो 6 दूना 12, यानी टोटल यहां से लेके यहां तक की वैल्यू 12 है, और ये पीटी 5 है, तो टीआर बराबर क्या निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों। टीआर का मान अगर निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा बताइए, फटाफट बताएंगे। पूरा 12 है, ये पीटी 5 है, तो 12 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में, बहुत ही अच्छी। पहले तो सिमिलर कर लीजिए, उसके बाद भुजाएं अनुपातिक कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखिए। नेक्स्ट भी बहुत अच्छे से बनने वाला है, तो एक बार केवल लिखूंगा और आपका आंसर निकल जाएगा, लिखते ही आंसर निकल के आ जाएगा। क्या होगा वो देखिए, कहा यहां से साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ठीक है, और उसके बाद दिया यहां पे कि साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, और उसके बाद साइन थीटा, इस तरीके से साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटे में टेन थीटा, और इस तरीके से ये हो गया टेन थीटा, हो गया बस। अब ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस लिख लिया। साइन 90 माइनस थीटा ये क्या होता है, ये साइन, तो ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है, और ये साइन थीटा है ही, साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सबको तोड़ दिया एकदम। देखिए साइन से साइन ये कैंसिल, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इधर वाला कॉस स्क्वायर रहेगा और ये कॉस जाके ऊपर चला जाएगा, ये कॉस ऊपर जाएगा तो कॉस पहले से है, कॉस से मल्टीप्लाइड होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से ये जीरो आंसर आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जिस ऑप्शन में जीरो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए कितनी खूबसूरत सा, बहुत अच्छे तरीके से बन गया, और कहीं से मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, अच्छे से बना दिया। अब चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत झकास तरीके से बनने वाला है, देखते ही आपको टिक लग जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए यहाँ से सवाल पहले लिखिए, सवाल लिखिएगा तो खटाक से बनेगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1, क्या लिखूं, 1 प्लस साइन थीटा, और यहां से साइन स्क्वायर थीटा है, राइट, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे होल स्क्वायर यहां से दिया हुआ है कितना, 2 साइड, होल स्क्वायर 2। अब क्या कीजिए, देखिए कॉस स्क्वायर की जगह पे आप 1 माइनस साइन थीटा, और चूंकि साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा हटा लेता हूं, राइट। अब देखिए ये जो ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पे मैं लिखने की प्रयास करता हूं, अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसके जगह पे अगर मैं लिखने की प्रयास करूं तो क्या लिख सकता हूं, अगर मैं लिखने की प्रयास करूं तो ये इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, बस इतना ही चीज की जरूरत थी। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने लिख दिया। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 2 बार लिखूंगा, गौर से सुनिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को 2 बार लिखूंगा, 1 प्लस यहां से 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा। और यहां से क्या होगा, इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को 2 बार लिखूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो प्लस वाला से कट जाएगा तो 1 माइनस वाला बचेगा, इस तरीके से, और ये आपका स्क्वायर होगा। अब यहां से देखिए 1 माइनस साइन थीटा, माइनस यहां से 1, प्लस आपका कॉस थीटा, ये आपका स्क्वायर लगा हुआ है, राइट, माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल। अब ये बच गया क्या, यहां से देखिएगा, अब सवाल बच गया यहां से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा यहां से कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, हो गया। तो आंसर क्या होगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर योग में है तो 1 होगा। ये क्या होता है, मल्टीपल चैप्टर में इसका पढ़ाए होंगे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा,
ये तो आंसर हो गया 1 माइनस साइन 2 थीटा, कुछ नहीं करना था, आंसर 1 माइनस साइन 2 थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितनी खूबसूरत तरीके से बन गया ये देखिए, आशा करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, क्या बवाल क्वेश्चन है उसको देखिए, बहुत ही कंसेप्ट से सीखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सीखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे 5 sec थीटा है ना, और माइनस 3 tan थीटा, 3 tan थीटा इक्वल टू 5। फिर आपसे पूछा यहां से कि 5 tan थीटा और माइनस 3 sec थीटा बराबर यहां से व्हाट, क्या होगा। तो इस सवाल को बनाने से पहले एक सॉफ्टवेयर देखिए, a sec थीटा माइनस b tan थीटा इक्वल टू सी हो, पर आपसे सवाल में पूछे, यहाँ पे सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है कि यहां से b tan थीटा, ठीक है, b नहीं, यहां से a tan थीटा माइनस यहां से b sec थीटा बराबर क्या होगा। कुछ नहीं करना, रूट लगा दीजिएगा, या a का स्क्वायर जो है यहां पे लिख दीजिएगा, फिर ये क्या कर दीजिएगा प्लस b का स्क्वायर कर दीजिएगा, माइनस में ये c स्क्वायर कर दीजिएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आपका जो यहाँ पे टर्म जो आता है उसको क्या करना है, a स्क्वायर, पहले वाले देखिए यहाँ से a और b कांस्टेंट है अपनी जगह पर, केवल ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज हुआ है। यहाँ पे sec था तो tan हो गया, यहाँ पे tan है तो sec है, बराबर क्या होगा, पहले वाले में जो a और b है कोएफिशिएंट sec और tan का, उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए, उसके बाद जो इक्वल टू में c है उसको माइनस स्क्वायर करके घटा लीजिए, रूट लगा हुआ है, जो आंसर आएगा वही वैल्यू हो जाएगा। यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी इसका आंसर कैसे निकलेगा वो देखिए, रूट अंडर पहले लगा लिए, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 3 का स्क्वायर यहाँ से 9 और यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, ये घटा लेंगे, कट गया, तो फाइनली आंसर कितना निकल जाएगा 3, और यही तो आपका राइट आंसर निकल गया, खूबसूरत सा। तो इस तरह से कंसेप्ट यदि मेरे प्यारे बच्चों मालूम रहेगा तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, और इसी उम्मीद के साथ फिर मैं आप लोगों से मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।